हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। आज हम लोग यूपीएससी सीएससी 2022 के पॉलिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रियल पेपर में आए थे और इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने वाले हैं जहां पर अटेम्प्ट होते हैं, जहां पर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी वर्क करती है और हम इसके हर ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट बिकॉज क्या हो गया था कि जैसे ही जो एच एन सान्याल की कमेटी बनी थी उसने क्या किया था, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 को रिप्लेस करने की मांग की थी और उसे ही वापस रिप्लेस करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में पास कर दिया गया था बेस्ड अपॉन द एच एन सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जिसमें कि आप विलफुल डिसओबीडियंस सिविल या फिर क्रिमिनल मैटर में करेंगे या फिर स्कैंडलाइज करेंगे, विजुअल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, एनी वे में अगर उसे स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे सो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई court to punish the contempt of themselves. Exactly, this statement is correct to Article 129 of Indian Constitution. Supreme Court को पावर दी गई है कि उसे empower किया जाता है कि वो contempt of court को punish कर सकता है by themselves. और अगर हाई कोर्ट की बात करें, आर्टिकल 215 को उठा करके देखें तो इसमें हाई कोर्ट को प्रोविजन दिए गए हैं, इसको इंपावर किया गया है जिसके के अंदर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सकता है। वी मूव टू थर्ड ऑप्शन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है, बस ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग कि वो क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे डिफाइन नहीं करता है। इसे डिफाइन कौन करता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक्ट, जिससे कि इसे रिप्लेस किया गया है 1952 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि एच एन सान्याल कमेटी ने की थी। अगर हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ मूव करें, सो इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जैक्टली, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉज बना सकती है और ये आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 में भी दिया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वी नो कि फर्स्ट, सेकंड एंड 4 इज करेक्ट क्योंकि थर्ड क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। सो ऐसी बात नहीं है, ये गलत है क्योंकि इसमें ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फॉर्म को ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा एडवोकेट और बाकी कॉर्पोरेट लॉयर्स को इसमें से बाहर रखा गया है। ऐसी बात नहीं है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग एडवोकेट एक्ट 1961 को अगर लेकर के देखेंगे, एडवोकेट एक्ट 1961 में क्लियरली मेंशन है कि उन सभी को एडवोकेट कहा जाएगा जो कि किसी पार्टी के लिए लिटिगेट करता है और उसने बार काउंसिल में वो क्या है, रजिस्टर है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। एंड अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। सो एक्जैक्टली ये करेक्ट है। बार काउंसिल क्या करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करता है और रिकॉग्नाइज करने में, स्टैंडर्ड सेट करने में, जो भी लीगल कॉलेज का होने वाला है उन सारी चीजों में वो हेल्प करता है और वो रूल्स को भी ले डाउन करने में हेल्प करता है। So second statement is correct and first is incorrect. So which of the above are correct? So क्या हो जाएगा? Second is correct. Next question is consider the following statements. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of President of India. ये wrong statement है क्योंकि आर्टिकल अगर 368 को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एसेंट। एग्जैक्टली, इसमें प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी कर दिया गया है, 1971 में ही कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 368 में ही क्लियरली उसे ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो इसमें किसी में भी इसको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसे कि कैप भी कहते हैं, मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग। एक्जैक्टली यही है कि ज्वाइंट सिटिंग का इसमें प्रोविजन है ही नहीं। अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ता है बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। सो इसके बाद ही वो बिल पास हो जाता है। सो इसमें कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज इनकरेक्ट है एंड सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात को डिफाइन नहीं करता, हालांकि मिनिस्टर को इस 4 रैंक्स में क्लासिफाई किया जाता है, बट इसने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर क्लासिफाइज। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग आर्टिकल 74 देख लें, आर्टिकल 74 में क्लियरली मेंशन है कि होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इसमें कहीं पर भी मिनिस्टर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा। So exactly this is correct और ये आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1A में भी ऐसा सेम मेंशन है कि क्या हो जाता है कि यूनियन मिनिस्टर में जितने भी नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं प्लस जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मिला जुला करके शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द
लोकसभा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यही सेम अमेंडमेंट किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली सेकंड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ सिर्फ लोकसभा ही है। सो डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी की अगर बात करें सो ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल 352 में ये क्लियरली मेंशन है, और इसमें ये है कि आपको बोथ लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास करना पड़ेगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस से। सो ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास करना पड़ेगा। और अगर लोकसभा उसमें डिसॉल्व है और अगर वो रन नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोकसभा जैसे ही स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर 1 मंथ का टाइम मिलता है, और फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी जैसे ही वो पास होती है तो 6 मंथ्स के लिए रेटिफाई हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें, सो टू पास द मोशन ऑफ अ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। एग्जैक्टली ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा है। अगर हम लोग आर्टिकल 75 को अगर देखें, सो आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन है कि सो द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, दैट मींस लोअर हाउस, दैट मींस हाउस ऑफ पीपल। सो ये क्या है? एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा ही है। नेक्स्ट इज टू इंपीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली नॉट। सो प्रेसिडेंट को इंपीच अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 में ये मेंशन है, और इसमें क्या हो जाता है कि जो लोअर हाउस लोकसभा है एंड प्लस अपर हाउस जो कि राज्यसभा है, इन दोनों से ही आपको पास करना पड़ता है विद 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इन दोनों को पास करना पड़ता है, तभी जाके प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा में करेक्ट कौन सा होगा? ओनली 2 इज करेक्ट, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज correct only. Next question is, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. So the law specifies that nominated legislature cannot join any party within 6 months of being appointed to the house. ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ज्वाइन कर सकता है up to 6 months, लेकिन up to 6 months के बाद अगर greater than 6 months हो गया तब जाकर के नहीं कर सकता है। So इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला हुआ है कि ये within 6 months ही नहीं कर सकता है। और इस एंटी डिफेक्शन की बात 10th शेड्यूल के साथ साथ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में भी स्पेसिफाइड है। अगर नेक्स्ट बात करें, सो द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। एग्जैक्टली इसमें कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल कि कितने टाइम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर देगा कि ये डिफेक्शन केस का है कि नहीं है, इसे देना है कि नहीं देना है। कोर्ट्स भी तभी इंटरवीन कर सकती है जिस समय कि एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्टली अपना फैसला सुना दे, एक बार वो डिक्लेयर कर दे, इसलिए आप कोर्ट्स के पास भी नहीं जा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली सेकंड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट। अंडर आर्टिकल 76 इसमें क्या है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारी की सारी मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि उन्हें असिस्ट करते हैं ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। सो ये ऐसा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा डिफाइन किया ही नहीं गया है। अंडर आर्टिकल 76 की बात करें सो इसमें क्या हो गया है कि एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कोई टाइम फ्रेम मेंशन ही नहीं है। एंड अगर हम लोग उनके रेजिग्नेशन की बात करें सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये भी डिफाइन नहीं है। अगर बात करें तो इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें कभी भी एजीआई को निकाल भी सकते हैं। नॉर्मली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, बल्कि नॉर्मली कन्वेंशन के द्वारा फॉलोड होता है। एजीआई भी रिजाइन कर देते हैं जिसमें न्यू गवर्नमेंट आ जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नो वन इज करेक्ट। सो नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द रिट्स इश्यूड by the courts in India, consider the following statements। आपको मालूम है कि रिट की अगर बात करें सो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, जिसमें कि क्या है 5 टाइप्स की रिट होती है और इसमें मैंडेमस के बारे में बात की गई है। अगर देखें तो क्यू वेरेंटो के भी बारे में बात की गई है। और ये 5 रिट्स कौन कौन सी होती है? एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडेमस, एक होती है सर्सरी, एक होती है प्रोविजन, एक होती है क्यू वेरेंटो। सो इसमें क्या हो गया कि मैंडेमस एंड क्यू वेरेंटो के बारे में बात की गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे कभी भी मैंडेमस नहीं चलाया जा सकता है कि अनलेस जो कि वो पब्लिक ड्यूटी कर रही हो तभी। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज मैंडेमस will not lie against a company even though it can be a government company। See, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात हो रही है और ये बोल रहे हैं कि नहीं चला सकते, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ ही तो चलाया जा सकता है जो कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, यहां तक कि प्राइवेट के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट ऑफ द क्यू वेरेंटो। यही तो इसकी खासियत है कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन ही वहां पर जा सकता है और वो पिटिशनर बन सकता है कोर्ट में। सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये क्यू वेरेंटो क्या होता है? देखिए, अगर मैंडेमस की बात करें तो मैंडेमस में कोर्ट क्या करता है? मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड। कोर्ट क्या करता है? कमांड करता है कि जो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। सो इसीलिए मैंडेमस करने के बाद फिर अगर कोई जैसे पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिख रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और वो मैंडेमस जैसे ही इशू होगा तो उसे करनी पड़ेगी कंप्लेन। अगर नेक्स्ट बात करें सो क्यू वेरेंटो मतलब कि कोर्ट उससे पूछता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी एंड व्हाट इज योर वारंट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस। अगर किसी ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1 and
3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसे कि एबीडीएम की भी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था वो किस लिए किया गया था? हेल्थ केयर और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, बट ये वॉलंटरी था। तो इसमें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। जैसे ही आपके मस्ट वर्ड हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं थी। पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एकदम जरूरी नहीं था, वॉलंटरी था। एज इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को करना ही पड़ेगा। ये अंटिल आधार कार्ड तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल स्कीम है और मिशन है। सो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। वैसे भी जो यूपीएससी में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो मोस्टली 90% ऑफ द केसेस रॉन्ग होते हैं। जैसे कि इसमें मस्ट है, इसमें क्या है, एवरी है, तो ये गलत ही होगा। इट हैज अ सीमलेस पॉसिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव अप्रोच की बात की गई है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट। So next question is, with reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. As per the rules of procedure, that is ROP and conduct of business (COB) in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held fixed on the date as the Speaker may fix. Definitely ऐसा ही होता है. Next is, there is a mandatory provision that election of the candidate as the Deputy Speaker shall be from the either the principal opposition party or the ruling party. ऐसी बात नहीं है और ये कोई mandatory provision भी नहीं है. बस ये क्या है, नॉर्मली कन्वेंशन इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि सबको मालूम होता है कि जो स्पीकर है वो मेन लीडिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी से है। सो इसीलिए नॉर्मली अगर डेप्यूटी स्पीकर को बनाना है तो हम लोग ऑपोजिशन पार्टी से बनाते हैं, जिससे कि एक फेयरनेस रहे सिस्टम में। सो यही कन्वेंशन फॉलो होता जा रहा है। कभी कभी तो इसे फॉलो भी नहीं भी किया जाता और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट कभी कभी खाली भी हो जाती है। सो नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात करें, सो डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड देयर इज नो अभी लाइज अगेंस्ट इट रूल। एक्जैक्टली ऐसा ही होता है और उसकी भी सेम पावर रहती है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. ऐसा नहीं होता है। Only third is correct and first is correct. A is the करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे और इसके लिए पूरी की पूरी एनग्रॉस्ड नॉलेज चाहिए, पूरी की पूरी डीप नॉलेज चाहिए अबाउट द पॉलिटी, तभी जाकर सारे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच।